लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि तायो मिसॉन से कन्फेस कर लेता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब नामो आर्मी में था तब वहाँ पर उन लोगों में से किसी एक की मॉम को बुलाया गया था। तो आवाज़ सुनकर 3-4 लोग सामने आते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि वो उनकी मॉम है और नामो भी उनमें से एक ही था, पर असल में वो नामो की ही मॉम निकलती है। अपनी मॉम को देखकर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और तायो उसके बारे में बता रहा था कि उससे पूछा गया था कि उसके लिए सबसे कीमती कौन है, तो उसने अपनी मॉम के बारे में कहा था। फिर अपने बारे में कहता है कि तुम मेरा पहला एक तरफा प्यार हो। ये सुनकर तो मिसॉन स्माइल करने लग जाती है और शर्मा कर जाने लगती है, तो उसे और छेड़ने लगता है। फिर कहता है कि अगर कोई मुझसे पूछेगा कि मेरे लिए सबसे कीमती चीज़ क्या है तो मुझे इसका आंसर क्या देना चाहिए। और जबकि वहाँ दूसरी तरफ नामो की मॉम अपने पुराने पब में जाती है, नामो वहाँ पर गाने की प्रैक्टिस कर रहा था, तब उसे देखकर वो गुस्सा करने लगती है कि तुमने कितना कबाड़ा फैला के रखा है। और उन्हें पता था कि तायो यहाँ पर अपना ऑफिस चला रहा है कि तभी उन्हें नामो और मिहो की एक फोटो मिलती है, तो वो उसे पहचान लेती है कि तो उसी जगह काम करती है। तो उसे कहती है कि तुम सिर्फ चेहरे पर मत जाना, उन्हें लगा था कि ये बस ऐसी ही लड़की अच्छी नहीं है। कहती है कि तुम्हें किसी को भी डेट करना है तो कर लो, लेकिन शादी करने के लिए तुम्हें थोड़ा सीरियस होना चाहिए। और लड़की कौन है, इसके पेरेंट्स क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, इसके बारे में कुछ पता भी है। तो वो गुस्सा करता है, कहता है कि मेरे भी तो डैड नहीं है, हमारी कंडीशन भी कौन सा बहुत अच्छी है, तो आप किसी और के बारे में ऐसा क्यों कह रही हो। ये सुनकर तो उसकी माँ से मारने लगती है कि तुम मुझसे इस तरह से कैसे बात कर सकते हो। फिर अगले दिन तायो की मॉम को देखते हैं, वो दादी के लिए पहले हेल्दी खाना बनाती है और फिर मिहो को बताती है कि ब्योंग को स्कूल से ग्रीन मदर क्लब का इनविटेशन मिला है, मतलब कि जिसमें उन्हें स्कूल जाकर ट्रैफिक लाइट के लिए शो करना होगा। तो वो मिहो से कहते हैं कि वो चली जाए। वहीं दूसरी तरफ तायो और मिसन ऑफिस जाते हैं, तो तायो पहले उसे कुछ खिलाने के लिए ले जाता है। वो उसकी कुछ ज्यादा ही केयर कर रहा था, इसलिए मिसन उसे ऑफिस के अंदर जाने से पहले ये कहती है कि तुमने कहा था कि तुम्हारा ये एक तरफा प्यार है, तो तुम्हें अपनी फीलिंग्स को छुपाना है, काम को और अपनी फीलिंग्स को अलग रखना है, इसलिए ध्यान रखना। फिर वो बाकी सबके लिए भी सैंडविच लेकर जाते हैं और अब तो मिस्टर कॉर्न ने उन्हें ज्वाइन कर लिया था। फिर थोड़ी देर बाद माजिन भी पहुंच जाता है और सबको बताता है कि सर्जिकल ग्लव्स का सिर्फ एक ही मैन्युफैक्चरर है, वो भी अमेरिका में है, उसका नाम है ब्लेज ईगल, और ग्लव्स के प्रोडक्शन पर सिर्फ उसका अकेले का अधिकार है। तो अब इस नेगोशिएशन की उन्हें कोई भी उम्मीद नहीं लग रही थी और उन्हें इस डील से कोई फायदा भी नहीं होने वाला। तो अब ये उनके लिए सीरियस प्रॉब्लम हो गई थी, जबकि यूनियन की कंपनी को इससे फायदा हो सकता था क्योंकि उनके पास अपने शिप है, इक्विपमेंट है, वेयर हाउस है, सब कुछ है। लेकिन इन्हें सब कुछ अरेंज करना पड़ेगा और उसमें और पैसे लगेंगे, जबकि बीपीएस को ये जितना कम रेट ऑफर करेंगे वो उनकी डील तभी एक्सेप्ट करेंगे। तो इस बारे में बात करने के लिए माजिन तायो को अकेले में लेकर जाता है और उससे कहता है कि तुम सच में इस डील को कर सकते हो, क्योंकि ये डील तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई है और ये तुम पहली बार कोई बोली लगा रहे हो। बोली सारी पैसों पर टिकी होती है, मतलब वो उससे ये कहना चाह रहा था कि उन्हें डील छोड़ देनी चाहिए। नामो उनकी बातें सुन रहा था, तो माजिन के जाने के बाद तायो से कहता है कि मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूँ, जब तक कि तुम अपनी तरफ से पूरी कोशिश ना कर लो और लास्ट तक ना पहुंच जाओ तब तक गिव अप मत करना, और यही एटीट्यूड तुम्हें सूट करता है। तो अब वो सोच में पड़ गया था कि उसे क्या करना चाहिए। फिर बाद में वो अकेला ही बचा था, तब नामो आता है और कहता है कि अगर तुम कंपनी से डील करोगे तो तुम्हारे थोड़ा महंगा पड़ेगा। तो तायो उससे ये पूछता है कि अगर तुम्हें चिकन खरीदना होगा तो तुम होलसेल से ना खरीद के किससे खरीदोगे जो तुम्हें सस्ता पड़े। तब वो कहता है कि मैं फिर फार्म जाऊंगा और वहां से चिकन लूंगा। तो इससे तायो को आइडिया आता है कि क्यों ना वो कंपनी की फैक्ट्री से ही डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर ले। तो अगले दिन सबको ही बताता है कि वो अमेरिका के हेडक्वार्टर के बजाय क्यों ना मलेशिया की फैक्ट्री से कॉन्टेक्ट करे, इससे ग्लव्स बहुत सस्ते प्राइस में उन्हें मिल जाएगा। तो ये आइडिया सबको अच्छा लगता है कि उनके पास अभी भी चांस है। और फोन करना ठीक नहीं था, उन्हें पर्सनली जाकर मिलना होगा, लेकिन बोली के लिए 2 दिन बचे थे, तो मतलब किसी और को जाना पड़ेगा। फिर वो लोग बेक को देखते हैं कि अब वो जाएगा। इस बीच हम नामो की मॉम को देखते हैं, वो मिहो के साथ काम करने वाली लड़की से मिहो के बारे में पूछती है, तो बताती है कि उसके पेरेंट्स नहीं है, वो अपनी दादी और भाई बहनों के साथ रहती है। दादी को डिमेंशिया है, जबकि भाई बहनों की जिम्मेदारी इसके ऊपर है। ये सुनकर तो वो थोड़ा चौंक जाती है। फिर बाद में वो नामो के वर्क प्लेस हो जाती हैं, तब वहाँ पर मिहो को नामो के साथ देख लेती हैं। फिर यूंजुन को देखते हैं। अब पहले तो वो ऑरेंज जूस के लिए बोली लगाने वाले थे, तो उनके पास उसका स्टॉक था, पर अब उन्हें ग्लव्स के स्टॉक के लिए जगह बनानी होगी। तो अपने मैनेजर से कहता है कि इसे वो उसके फ्रेंड के स्टोर में पहुंचा दे। तो मैनेजर उसे बताता है कि उन्होंने अब बोरी के लिए प्राइस फिक्स कर दिया है, उसके बाद भी उन्हें 12% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये सुनकर वो कहता है कि हमें प्रॉफिट से ज़्यादा मतलब नहीं है, हमें डील करनी है, इसलिए इस 12% को भी कम कर दो, क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता कि कहीं तायो उनसे कम प्रॉफिट की डील सामने रख दे। फिर नेक्स्ट बे को देखते हैं, वो मलेशिया पहुंच गया था, लेकिन उसे पता चलता है कि उस कंपनी ने हाल ही में फैक्ट्री बदल ली है। वो अब पिलो बनाते हैं और ग्लव्स किसी और जगह बनाए जा रहे हैं। फिर हम मीहू को देखते हैं, वो ब्योम के स्कूल जाती है क्योंकि सब बच्चों की मॉम को बुलाया गया था, तो बाकी मॉम के जैसे एक्ट कर रही थी, मतलब कि यहाँ पर भी वो मॉम का फर्ज निभा रही थी। अब कुछ दिनों में बोली का दिन भी आ जाता है। ऑफिस में सब लोग बेक की कॉल का वेट कर रहे थे, क्योंकि लास्ट टाइम उसकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी और अभी उन्हें सीपीएस ऑफिस जाना था, नहीं तो वो डील नहीं कर पाएंगे। तो वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें निकल जाना चाहिए।
और बेक उनसे कांटेक्ट करने के लिए कुछ तो करेगा ही। फिर इसके बाद वो ऑफिस में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर बोले की तैयारी शुरू करने लग जाते हैं। जैसे ही बोले का टाइम आने लगता है कि वो लेडी स्टाफ वहाँ पहुंच जाती है और उनसे कहती है कि यहाँ पर सिर्फ 2 लोग रहेंगे, बाकी लोग चले जाएंगे। तो मिसॉन कहती है कि ऐसा रूल कहाँ पर लिखा है कि 2 रहेंगे, हमने भी तैयारी की है तो मैं भी यहाँ रुकूंगी। और बाकी लोग भी ऐसे ही कुछ करने लगते हैं। वो सब लोग बस टाइम वेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि शायद बेक या फिर उसका कोई मैसेज आ जाए। तो बस ऐसे मिस्टर कॉन और मार्जिन भी उनसे बहस करने जाते हैं। मिस्टर कॉन तो वहाँ पर प्रे करने लग जाते हैं। यूनजिन और उसका मैनेजर भी आ गया था। उन्हें देखकर वो भी सोच लगते हैं कि ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब क्या तमाशा चल रहा है। अब इतना तमाशा करने के बाद भी बोली शुरू हो जाती है और उन्हें 15 मिनट का टाइम दिया जाता है। यूनजिन तो ताया को सुनाने लगता है कि तुम ऐसे बिजनेस नहीं कर सकते हो, इसके लिए दिमाग चाहिए होता है और पैसे भी, लेकिन ना तुम्हारे पास पैसे हैं, ना वेयर हाउस, ना कोई शिप है, तो तुम ये डील कैसे करोगे? तुम एक लूजर हो और लूजर ही रह जाओगे। उसका मैनेजर तो अपनी बोली सबमिट कर देता है, लेकिन तायो बेक के यहाँ पहुंचने का वेट कर रहा था। फिर जब बोली खत्म होने में कुछ टाइम बचा था कि तभी तायो के लिए वहां पर एक टेलीग्राम पहुंचता है जो कि असल में बेक का था। उसमें लिखा था 511140। ओके, तायो उसका मतलब समझ आता है और टाइम खत्म होने से पहले ही बोली लगा देता है और इसमें टाइफून ट्रेडिंग ही विनर अनाउंस हो जाती है। ये देखकर तो वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं, जबकि यूनजिन तो चौंक जाता है कि आखिर ये लोग कैसे जीत सकते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि बेक ने उनसे फिर से कांटेक्ट किया था। तब उसने बताया था कि फैक्ट्री को बदले हुए सिर्फ 10 दिन हुए हैं, लेकिन उनके पास अभी भी 5000 से ज्यादा ग्लव्स के बॉक्स हैं। लेकिन इतनी बात करने के बाद कॉल फिर से कट गई थी। तब बेक उन लोगों से वो बॉक्स 40% डिस्काउंट में खरीदने पर कामयाब हो जाता है और यही उसके टेलीग्राम का मतलब था कि 5111 बॉक्स हैं और 40% डिस्काउंट। इसके बाद में ताई और मिसॉन अपने इस चीज को सेलिब्रेट करते हैं। मिसॉन तो परचेज एग्रीमेंट को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी कि उन्होंने कर दिखाया। तब तायो उससे ये पूछता है कि तुम्हारे लिए सबसे कीमती चीज क्या है। पहले तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता, मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा। फिर कहती है कि मेरे लिए कीमती चीज है आने वाला कल। मैं हमेशा से यही सोचती हूँ कि आने वाला कल हमेशा अच्छा रहता है और वो जरूर आएगा। जब भी नया कल आएगा तो मैं कुछ नया सीखूंगी, आज से ज्यादा बेहतर बनूंगी। फिर उससे पूछती है कि तुम्हारे लिए क्या कीमती है, पर वो बताता नहीं, कहता है कि अभी नहीं बता सकता, बाद में बताऊंगा। फिर दूसरी तरफ हम मीहो को देखते हैं। वो अपना लॉकर खोल रही थी तो सारा सामान नीचे गिर जाता है कि तभी नामों की मॉम वहां पहुंच जाती है और उसे अपने बारे में बता देती है। ये सुनकर तो वो चौंक जाता है। फिर उससे बात करने के लिए बाहर ले जाती है। कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे बेटे को डेट करो, इससे पहले कि तुम दोनों सीरियस हो जाओ, एक दूसरे से मिलना बंद कर दो। तो मीहो उनसे पूछती है कि आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो। वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम बहुत ज्यादा गरीब हो। मुझे पता है कि तुम्हारी एक बड़ी बहन है, उसकी शादी हो जाएगी तो वो अपने घर चली जाएगी, लेकिन तुम्हारे पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे बेटे को उठानी पड़ेगी। उसके ऊपर ये बोझ बन जाएगा और मैं ऐसा नहीं चाहती, इसलिए मेरे बेटे से मिलना बंद कर दो। कि तभी नामो वहां पहुंच जाता है और मीहो को रोता हुआ देखकर अपनी मॉम से कहता है कि आपने इससे क्या कहा। वो कह देती है कि मैंने कहा कि तुमसे मिलना बंद कर दे और उस पर चिल्लाती है कि तुम्हारे दोस्त की क्या हालत हो रखी है, तुम्हारी क्या हालत है, तुम उन कपड़ों की दुकान में कब तक काम करते रहोगे। तो वो कहता है कि इसमें इसकी गलती क्या है, मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाया और आपने फ्रॉड लोगों पर भरोसा किया, तो आप इसे ब्लेम क्यों कर रही हो। फिर मीहो से कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरी मॉम ने तुमसे क्या कहा, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और यहाँ तक कि अपनी मॉम को उससे माफी मांगने के लिए कह देता है। फिर उसे अपने साथ लेकर जाता है, लेकिन वो भी बहुत परेशान थी इसलिए उस पर गुस्सा करने लगती है। तो वो कहता है कि मॉम के सामने क्यों नहीं बोला, उन्हें कुछ क्यों नहीं कहा। तो वो कहती है क्योंकि वो तुम्हारी मॉम थी। और फिर उनके बदले उसे सुनाती है कि माना कि मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी से हेल्प के लिए भीख नहीं मांगी है। तुम्हारे लिए तुम्हारी फैमिली में ऐसा क्या स्पेशल है, मैंने तुम्हारी मॉम से ज्यादा टाइम तक स्टोर में काम किया है, तो मुझे ऐसे नीचा कैसे दिखा सकती है। और बोलते बोलते रोने ही लग जाती है। कहती है कि मेरे पेरेंट्स नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरी फैमिली में 3 लोग हैं जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उसे अकेले ही रहने के लिए कहती है। फिर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ यूनजुन के डैड उसे मार रहे थे क्योंकि तारो से कंपटीशन के चक्कर में जो उन्होंने जो उसका स्टॉक पहले से रखा हुआ था वो सब बर्बाद हो गया। उन्हें 20 करोड़ वॉन का नुकसान हो गया था। वो बस इसी बात को लेकर उसे डांट रहे थे। फिर उसे अमेरिका जाने के लिए कहते हैं कि तेरे बस का कुछ नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वो कहता है कि मेरे पास अभी भी और प्लान है, मैं उस तायो को नीचे गिराकर नहीं रहूंगा। इसके बाद वो सियोन को मिलने बुलाता है और उसे कहता है कि मुझे पता है तुम जासूस हो और तायो को धोखा दे रही हो। मैंने तुम्हारा नाम, तुम्हारे घर का एड्रेस मेरे डैड के डेस्क पर देखा था, उसने बहुत कुछ लिखा था। और फिर ऐसी बातें बनाने लगता है कि कितनी शर्म की बात है ना। तो डर जाती है, कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, तुम क्या बात कर रहे हो। और अनजाने में बोल देती है कि मैं वैसे भी पहले से ही उस प्रॉमिसरी नोट को लेकर बहुत परेशान हूँ। ये सुनकर तो वो चौंक जाता है। फिर मिसॉन और तायो को देखते हैं। उन्हें ग्लव्स की डिलीवरी के लिए एक वेयरहाउस मिल गया था। सामान लगवाने के बाद सब लोग चले जाते हैं और तायो भी खाने लेने जाता है। तब मिसॉन तो सामान चेक कर रही थी, लेकिन फिर वो देखती है कि वहां पर आग लग गई थी। इससे वो डर जाती है और सामान बचाने की कोशिश करती है, लेकिन आग तो बढ़ती जा रही थी। इतने में तायो भी बाहर पहुंच जाता है तो देखता है कि दरवाजे से धुआं निकल रहा था और दरवाजा बाहर से बंद था, मतलब कि किसी ने जानबूझकर आग लगाई। और हम समझ सकते हैं कि ये कौन कर सकता है। ऊपर से दरवाजे में तार फंसा रह गई थी जो कि आग की वजह से गर्म हो गया था, लेकिन फिर भी तायो पूरी कोशिश करता है और उस दरवाजे को खोल देता है। फिर मिसॉन को लेने के लिए अंदर भागता है।
और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।